माँ, तुम मुझे छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? वापस आ जाओ ना, मुझे आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये कहते हुए अनुष्का अपनी माँ की तस्वीर के आगे खड़ी होकर रो रही थी। इतने में अनुष्का के पिता रघुनाथ घर आते हैं। अनुष्का बेटा, देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। आज से ये तुम्हारी माँ है। ये मेरी माँ कैसी हो सकती है पिताजी? मेरी माँ तो भगवान के पास चली गई है ना। हाँ बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ लेकर आया हूँ। अनुष्का की सौतेली माँ मालती की भी एक बेटी थी। वो उसे अपने साथ लेकर आई थी। उसका नाम था दीपाली। मालती अनुष्का को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा अनुष्का से सारे घर के काम करवाया करती थी और उस पर हुक्म चलाया करती थी। अनुष्का, खाना बना कि नहीं? माँ, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए खाना अभी तक नहीं बना। गैस खत्म हो गई है तो तू जंगल से लकड़ी नहीं ला सकती थी क्या? तुझे तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए। चल अब जल्दी से जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुष्का जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। अनुष्का के जंगल जाने के बाद मालती अपनी बेटी दीपाली को होटल से बढ़िया बढ़िया खाना मंगा कर खिलाती थी और उसके बाद सब कुछ छुपा छुपा कर रख देती थी। एक दिन अनुष्का जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है तो उसे समोसे की खुशबू आती है। तभी अनुष्का खुश होकर अपनी सौतेली माँ से कहती है, अरे माँ, घर में गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आ रही है। आपने समोसे बनाए हैं क्या? मेरा भी दिल कर रहा है समोसे खाने का। तेरे बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है कि घर में तरह तरह के पकवान बना करेंगे। बढ़िया ही समोसे खाने वाली। हाँ, कल रात का बचा हुआ खाना रखा हुआ है, जाकर खा ले। अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, नहीं माँ, मुझे बिना बात के ही डांटते रहती है और कुछ न कुछ सुनाती ही रहती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो मुझसे ऐसा कहती? वो मुझे समोसे बनाकर जरूर खिलाती। इसी तरह मालती अनुष्का पर अत्याचार करती रहती। फिर एक दिन रघुनाथ ने मालती से कहा, मालती, मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का है और घर बार भी बहुत अच्छा है। क्यों ना हम अनुष्का बिटिया की शादी कर दे? अनुष्का वहाँ बहुत खुश रहेगी। देखो जी, लड़का अपनी बराबरी का ही देखो। जितना अच्छा लड़का देखोगे उतना ही दहेज भी देना पड़ेगा। अरे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारी बेटी ही चाहिए। इसके बाद रघुनाथ अपनी बेटी अनुष्का की शादी वहाँ पर तय कर देता है, लेकिन मालती के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता। अनुष्का, जा और जल्दी से जाकर रोटियां बना ले, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मेरे यहाँ से जाने के बाद तो ये सारे काम आप ही को करने पड़ेंगे ना, तो आप दीपाली से ही कहिए, वो कुछ सीख ले। तेरी जुबान बहुत ही ज्यादा चलने लगी है, रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर मालती अनुष्का को बहुत मारती है। मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बनाती हूँ सबके लिए रोटियाँ। इसके बाद अनुष्का सभी के लिए रोटियां बनाती है और सुबह सुबह खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेने चली जाती है। अनुष्का देखती है कि उसके हाथों में तो चोट लगी है, वो अब लकड़ियां कैसे तोड़ेगी। हे भगवान, ऐसी माँ किसी को भी मत देना। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शादी से कुछ दिन पहले वो मुझे मारकर लकड़ियां लेने जंगल नहीं भेजती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अनुष्का रोते रोते थोड़ी आगे बढ़ती है। उसे एक पेड़ के पास ढेर सारी लकड़ियां दिखाई देती है। चलो, अच्छा हुआ लकड़ियां तोड़नी नहीं पड़ेंगी, वैसे भी मेरे हाथों में चोट लगी हुई है। अनुष्का लकड़ियां उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे वहाँ पर एक लहंगा दिखाई देता है। अरे ये तो लहंगा है, लेकिन इस जंगल में लहंगा कौन छोड़ सकता है? अरे ये तो जंगल में पड़े पड़े गंदा भी हो गया है। मैं काम करती हूँ, इसे उठाकर घर लेकर चलती हूँ। इसके बाद अनुष्का लहंगा उठाकर लकड़ियों के साथ घर लेकर आती है। तभी मालती उससे बोलती है, अरे ये क्या, तो लकड़ियों के साथ साथ फटे पुराने कपड़े भी लेकर आने लगी है? माँ, ये लहंगा मुझे जंगल से मिला है। ये फटा हुआ लहंगा नहीं है, ये बस थोड़ा गंदा हो गया है, मैं इसे साफ कर लूंगी। हाँ ठीक है, तू इसे धोकर साफ कर ले, कम से कम तेरी शादी में तो कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे। इतनी देर में वहाँ पर दीपाली आ जाती है और कहती है, माँ, अरे वाह, आज तो महारानी को जंगल में एक लहंगा मिल गया है। चलो अच्छा ही है, अभी अपनी शादी में यही लहंगा पहनेगी, हमें दिलवाना भी नहीं पड़ेगा। अभी मिस इंडिया बनेगी, अच्छा है। अनुष्का, तुझे तेरी शादी के लिए लहंगा मिल गया, अब तो इसे ही पहनना अपनी शादी पर।
देखते ही देखते शादी का समय भी आ जाता है। मालती, मैं सोच रहा था कि अनुष्का की शादी धूमधाम से हो। अरे पागल हो गए हो क्या आप? जब लड़के वालों ने खुद ही कहा है कि वो दहेज नहीं लेंगे तो क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ अनुष्का को 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दो, और अभी तो हमें दीपाली बिटिया की भी शादी करनी है। मालती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मालती फिर अनुष्का के पास जाती है और उससे कहती है, अनुष्का सुन, तू अच्छे घर में जा रही है तो तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, बारात बस आने ही वाली है। और हाँ, वही लहंगा पहन लेना जो तू जंगल से लेकर आई थी, बाकी तो तेरे ससुराल वाले तुझे दे ही रहे हैं। इसके बाद अनुष्का अपने कमरे में जाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और वो अपने आप से रोते हुए कहती है, माँ, अगर आप जिंदा होती तो क्या मैं शादी के दिन ये पुराना लहंगा पहनती? उसके बाद अनुष्का रोते रोते अपने आप को शीशे में देखने लगती है। वो देखती है कि उसका लहंगा तो बहुत चमक रहा है और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। अनुष्का ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहीं ये कोई जादुई लहंगा तो नहीं? लेकिन वो जानती थी कि ये सब कुछ हकीकत है। अनुष्का समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई लहंगा है। तभी लहंगे में से आवाज आई, सुनो अनुष्का, तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं चुड़ैल का लहंगा हूँ। चुड़ैल? इसका मतलब तुम भूतिया लहंगा हो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूँगा। दरअसल मैं जिस चुड़ैल के पास इतने सालों से था वो एक अच्छी चुड़ैल थी, लेकिन कुछ दिनों पहले चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई और मैं यहीं जंगल में अकेला रह गया। मुझे एक अच्छे और सच्चे मालिक की तलाश थी जो मुझे तुम्हारे रूप में मिल गई। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। अब जाओ, बाहर मंडप में सब तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। शादी में अनुष्का का लहंगा देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और उसके पिता रघुनाथ भी बहुत खुश होते हैं। फिर अनुष्का की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। 1 साल बीत जाने के बाद दीपाली के लिए भी रिश्ता आता है और उसकी शादी भी तय हो जाती है। शादी वाले दिन दीपाली के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। तभी रघुनाथ लड़के वालों के आगे अपने सर की पगड़ी रखते हुए कहते हैं, समधी जी, हमने आपको अपना सब कुछ दे दिया है। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और देने को है ही नहीं। देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं जानते। हमें 5 लाख रुपए कैश और कुछ सोने के गहने और एक गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस ले जा रहे हैं। अनुष्का भी वहाँ मौजूद थी। उसने अपना जादुई लहंगा पहना हुआ था। तभी अनुष्का अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको अपनी पगड़ी नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लड़के वालों की सभी मांग पूरी कर दीजिए, मैं अभी आपको दे देती हूँ। इसके बाद अनुष्का अपने कमरे में जाती है और फिर वो अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बहन की शादी है, लड़के वालों की सभी मांग को पूरी कर दो। अनुष्का के इतना कहती ही जादुई लहंगा वहाँ पर रुपए, हीरे, मोती और घर के बाहर एक गाड़ी भी प्रकट कर देता है। ये लीजिए पापा, ये आप लड़के वालों को दे दीजिए, और हाँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, ये सब देखकर उनका मुंह बंद कर दीजिए। ये सब देखकर मालती कहती है, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी आज तुम हमारी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे एक बार फिर बेटी कह दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये बेटी शब्द सुनकर। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ कि आप बदल गई हैं। आप मुझसे माफी मत मांगे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद मालती अनुष्का को गले लगा लेती है। इसके बाद दीपाली की धूमधाम से शादी हो जाती है और अब मालती अपनी बेटी दीपाली और अनुष्का दोनों को एक समान प्यार करती। जादुई सोने के लंबे बाल। एक गांव में मनोहर नाम का किसान अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। उनकी शादी को काफी वक्त बीत गया था, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। अजी सुनो, क्या हमें कभी भी औलाद का सुख प्राप्त नहीं होगा? नहीं नहीं सुलेखा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऊपर वाला हमारी फरियाद जरूर सुनेगा और एक दिन तुम माँ अवश्य बनोगी।
फिर कुछ दिनों के बाद वो खुशी का पल आता है और सुलेखा माँ बन जाती है। ऐसे ही खुशी खुशी 9 महीने बीत जाते हैं। फिर अजी सुनिए, मुझे लगता है वक्त आ गया है, आप जाकर दाई माँ को बुलाइए। मनोहर भागते हुए जाता है और दाई माँ को सुलेखा की हालत के बारे में बताता है। फिर दाई माँ सुलेखा को देखने उनके घर आती है। दाई माँ, मुझसे दर्द और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी से कुछ कीजिए, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को बचा लीजिए। दाई माँ पूरी कोशिश करती है पर सुलेखा की हालत और बिगड़ती जाती है। अरे मनोहर, सुलेखा की हालत बहुत खराब होती जा रही है, मुझे नहीं लगता हम इसकी जान बचा पाएंगे। दाई माँ, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऐसी जड़ी बूटी होगी जिससे मेरी पत्नी की जान बच सके। अब तो सिर्फ संजीवनी बूटी ही सुलेखा की जान बचा सकती है। कृपया करके मुझे बताइए, ये बूटी कहाँ मिलेगी? मैं कहीं से भी इसे ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने सुना है कि जंगल में ही कहीं है, लेकिन कोई इसका पता नहीं जानता। मैं जरूर इसे ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन मैं बूटी को पहचानूंगा कैसे? मैंने सुना है कि ये बूटी सोने की तरह चमकती है। ठीक है दाई माँ, अब सुलेखा का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। फिर मनोहर घने जंगल में बूटी की तलाश में जुट जाता है। वो इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई सोने की चमक दिखाई नहीं देती। ये देख मनोहर बहुत निराश हो जाता है। तभी दूर एक बिजली चमकती है और जमीन पर एक गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे से चमकती हुई रोशनी निकलती है। अरे ये क्या है? ये तो सोने की तरह चमक रहा है, लगता है यही संजीवनी बूटी है। ऊपर वाले तेरा धन्यवाद। फिर मनोहर उस बूटी को लेकर दौड़ता हुआ अपने घर की ओर जाता है। उसके बाद दाई माँ उस बूटी को पीसकर उसकी दवाई बनाती है और सुलेखा को देती है। कुछ देर में सुलेखा का दर्द ठीक हो जाता है और सुलेखा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अरे मनोहर, बधाई हो बधाई, सुलेखा ने बहुत सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया है। दाई माँ, इसके बाल कितने सुंदर और चमकीले हैं, ये जरूर ऊपर वाले की देन है। फिर मनोहर और सुलेखा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा चांदनी। लेकिन सुनहरे बाल होने की वजह से पूरे गांव में लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। कमला बहन, तुम्हें पता चला सुलेखा की लड़की के बाल सुनहरे हैं? अरे बहन, मुझे तो लगता है उसके बाल सोने के हैं। सुलेखा तो अब माला माल हो जाएगी। धीरे धीरे पूरे गांव वाले सिर्फ चांदनी के सुनहरे बालों की चर्चा करने लगे। तभी एक दिन गांव वालों की बातें अंबिका नाम की एक लालची औरत सुन लेती है। अरे ये कैसे हो सकता है? भला किसी के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं? मुझे आज ही पता लगाना पड़ेगा। फिर रात होने पर वो औरत सच्चाई का पता लगाने अंधेरे का फायदा उठाकर मनोहर के घर में घुस जाती है। अरे ये क्या? इसके बाल तो सच पे सोने के लगते हैं, ये अवश्य ही जादुई बाल है। फिर वो लालची औरत बच्ची को उठाती है और अपने साथ लेकर गांव से दूर भाग जाती है। फिर सुबह होने पर, अजी सुनो, देखो हमारी चांदनी यहाँ नहीं है, कोई इसे ले गया। हाय, मेरी बिटिया को कौन उठा कर ले गया? भगवान, अब क्या होगा? मनोहर दौड़ता हुआ कमरे में आता है। अरे ये क्या? हमारी बेटी को कौन ले गया? चलो बाहर गांव में जाकर किसी से पूछते हैं। फिर दोनों पति पत्नी गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बच्ची कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ वो लालची औरत उस बच्ची को उठाकर गांव से दूर जंगल में बनी कुटिया में रहने लगती है। फिर इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन चांदनी उस औरत से बोलती है, माँ, हमें जंगल में क्यों रहते हैं? यहाँ हमारे अलावा और कोई क्यों नहीं है? यहाँ तो मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। वो इसलिए बेटा, क्योंकि तुम्हारे बाल सोने के हैं और बाहरी दुनिया के लोग बहुत डरावने और लालची हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो वो तुम्हारे सारे बालों को नोच लेंगी। इसी वजह से हम गांव से दूर इस जंगल में रहते हैं। उस औरत की बात सुन चांदनी बहुत डर जाती है और कभी भी गांव की तरफ जाने की जिद नहीं करती। चलो अब मेरी प्यारी बेटी, अब तुम मुझे अपने बाल तोड़ने दो ताकि मैं उन्हें बेचकर कुछ सामान खरीद सकूं।
फिर वो लालची औरत चांदनी के कुछ बाल नोच लेती है। माँ आराम से, आप मेरे बाल नोचती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। फिर लालची औरत उन बालों को शहर में जाकर बेचती है और बदले में अपनी सुख सुविधाओं का सामान खरीद लेती है। कुछ वक्त तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर 12 साल बाद चांदनी अब बड़ी हो चुकी होती है। वो बहुत सुंदर होती है और डर के मारे कभी भी अपनी कुटिया से दूर नहीं जाती। फिर लालची औरत अंबिका चांदनी से बोलती है, सुनो चांदनी, मैं 2 दिनों के लिए शहर जा रही हूँ, तुम इस कुटिया से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ। फिर रात होने पर एक चोर जंगल में घूम रहा होता है। उसे कुटिया दिखाई देती है। अरे इतने घने जंगल में ये कुटिया कैसी? चल कर देखता हूँ, क्या पता कुछ कीमती सामान ही मिल जाए। जैसे ही चोर कुटिया के अंदर दाखिल हुआ, तभी उसे चांदनी के लंबे बाल जमीन पर लटके नजर आए। अरे ये चमकीली चीज क्या है? चलो खींच कर देखता हूँ। चोर चांदनी के सोने के बाल जोर जोर से खींचता है। कौन है? तुम कौन हो? तुम मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? माँ लोगों के बारे में ठीक कहती थी। ओ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे बाल है। लेकिन ये तुम्हारे बाल इतने चमकीले क्यों है? क्या ये सोने के हैं? नहीं नहीं, किसी के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं भला? लेकिन चोर कुछ सोचता है, फिर मन ही मन बोलता है, लगता है ये वही लड़की है जिसका जिक्र अक्सर गांव वाले किया करते थे। इसके अवश्य ही सोने के बाल है। फिर वो चोर चांदनी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। बचाओ, मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन चोर चांदनी की एक नहीं सुनता और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में गांव वालों से सुना है। जब तुम छोटी थी तब तुम्हें कोई उठाकर अपने साथ ले गया था, और तुम जिसके साथ रह रही हो वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे सोने के बालों का फायदा उठा रही है और इसी वजह से वो तुम्हें गांव की तरफ नहीं जाने देती। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। फिर चांदनी अपने सुनहरे बालों को उसके हाथ पर रखती है और देखते ही देखते उसका चोट ठीक हो जाता है। ये तुमने कैसे किया? मेरे बालों की शक्ति से। वहीं दूसरी तरफ वो लालची औरत अंबिका चांदनी को कुटिया में ना पाकर गुस्सा हो जाती है और उसकी तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने पर उसे चांदनी उस चोर लड़के के साथ दिखाई देती है। तभी वो तेजी से आती है और एक बड़े से पत्थर से उस चोर के सर पर वार करती है। आपने क्या किया माँ? आपने इसे क्यों मारा? ये आपके बारे में सही कह रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सच पता चल ही गया। हाँ, मुझे सब पता चल गया है। सच पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुझे रहना मेरे साथ ही पड़ेगा, समझी? तभी घायल चोर चांदनी को इशारा करता है। फिर चांदनी अपने जादुई सोने के बाल लंबे कर अंबिका को हवा में उछाल देती है। हाय मेरी कमर! अंबिका जमीन पर लेटी हुई दर्द से करहाने लगी। तभी चांदनी तुरंत अपने बालों की शक्ति से चोर को ठीक कर देती है। उसके बाद चोर जेब में रखे चाकू से चांदनी के जादुई सोने के बाल काट देता है। बाल काटते ही चांदनी के सोने के बाल साधारण बाल में बदल जाते हैं। अरे ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे बाल क्यों काटे? क्योंकि इन्हीं जादुई सोने के बालों की वजह से हर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, जिससे तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। अब तुम भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी जी पाओगी। ये देख अंबिका चिल्लाते हुए बोली, अरे मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? अब तो ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं रही। इतना कहकर अंबिका वहाँ से चली जाती है। वही वो चोर चांदनी को अपने साथ गांव ले जाता है और उसे उसके असली माता पिता से मिलवाता है। मनोहर और सुलेखा अपनी बेटी चांदनी को वापस पाकर खुशी से फूले नहीं समाते और चोर का धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद से चांदनी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।